गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। अभिनव का कल बर्थडे है। अभिनव खुश रहो, स्वस्थ रहो, और यही दुआएं हैं कि तुम नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अपना बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो। बहुत बढ़िया प्रणय। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बैकलॉग खत्म हो गया तुम्हारा, हो जाएगा ऐसे ही धीरे धीरे। क्या हो गया तनिष्क? रुको, वापस से लिखो। हाँ, देखो, थर्मो आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका भी जो भी बैकलॉग है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थर्मो स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि राइट डाउन जो थर्मो हम कर रहे हैं वो जेई के लेवल की नहीं कर रहे हैं, बोर्ड लेवल पर कर रहे हैं। जेई के लेवल की थर्मोडायनेमिक्स हम नेक्स्ट ईयर यानी 12th में करेंगे। राइट, बहुत बढ़िया जी। क्रिश का सारा बैकलॉग कवर हो गया। बहुत सारी जनता साल बैकलॉग चलते ही रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता नहीं। जिंदगी तो एक बार फिर भी कहीं जाके एंड होती है, लेकिन एक बैकलॉग ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि नॉन एंडिंग है भाई, ये कभी खत्म नहीं होता है। तो अच्छा, जल्दी से बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? वर्क डन का फॉर्मूला लिखा था। वर्क डन का फॉर्मूला पी एक्सटर्नल माइनस डीवी। फिर हमने हीट का फॉर्मूला भी डिराइव किया था, Q इक्वल्स टू एन सी डी टी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो एन सी वी डी टी, कांस्टेंट प्रेशर है तो एन सी पी डी टी। राइट, और सीपीसीवी की कुछ वैल्यूज मैंने लिखी थी, जो आपको मैंने कहा था याद रखना। सीपीसीवी की कुछ वैल्यूज लिखी थी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, ये टर्म्स भी डिफाइन की थी। उसके बाद एनर्जी की हमने बात की थी। राइट, और मैंने आपको बताया था हीट, वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि एनर्जी अगर आप दो वर्ड बोल देते हो, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो बाकी की वर्ड्स बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये दो वर्ड सफिशियंट है। ठीक है, और अब इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूं। लास्ट टाइम मैंने ये समझाया था आपको कि जो केमिस्ट्री है उसमें, थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम वर्क डन की बात करेंगे तो वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करेंगे, पीवी वर्क की बात करेंगे, जो कि किस में होता है, इंजन्स में होता है। पिस्टन ऊपर नीचे मूव होता है जिसके कारण हमें वर्क मिलता है, तो हम केवल पीवी वर्क की बात करेंगे। और उसका फॉर्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं। दूसरा मैंने समझाया था कि हीट जो ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन से भी होती है, कन्वेक्शन से भी होती है, रेडिएशन से भी होती है। सन से अर्थ तक जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उस ट्रांसफर्ड एनर्जी को आप हीट बोल सकते हो, क्योंकि वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है। और जो सन से अर्थ तक एनर्जी आ रही है उसी को हम हीट भी बोल सकते हैं, उसी को हम लाइट भी बोल सकते हैं, उसी को हम रेडिएशन भी बोलते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह दो, रेडिएशन कह दो, एक ही बात है, हीट कह दो। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, ये जो रेडिएशंस होते हैं,
जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही होती है तो या तो आप उसे हीट बोल दो या वर्क बोल दो। किसी सिस्टम में एनर्जी जो होती है वो केवल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनको आप काइनेटिक और पोटेंशियल में कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इस तरह से आप बोल सकते हो एनर्जी इन ट्रांजिट मोड, बीच में दो सिस्टम के बीच की एनर्जी है, उसे आप रेडिएशन बोल सकते हो, उसे हीट बोल सकते हो, उसे काइनेटिक और पोटेंशियल में कैटेगराइज नहीं करोगे। काइनेटिक और पोटेंशियल वर्ड कहां आएंगे? जब कोई सिस्टम होगा। यस, एक सिस्टम के अंदर कोई रेडिएशन नहीं होता, ये ध्यान रखना। एक सिस्टम के अंदर कोई हीट नहीं होती, एक सिस्टम के अंदर कोई वर्क नहीं होता, एक सिस्टम के अंदर केवल एनर्जी होती है। एक सिस्टम के अंदर केवल एनर्जी होती है और वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट एनर्जी जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो जो ट्रांजिट मोड है उसमें आप उसे रेडिएशन बोल दो, हीट बोल दो, इट्स समथिंग लाइक दैट। हाँ, थर्मो और आयनिक का कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग चैप्टर है। कोई भी हो थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्टली पढ़ सकते हो, उसके लिए अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आई यहां तक बात सारी? या किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? वाह, Vanraj is saying, sir, please take my name. My father wants to know कि it is recorded or live. क्या क्या डाउट आते हैं दुनिया में। अब क्या होगा वनराज? चलो मैंने तो बोल दिया तुम्हारा नाम। अब राजकुमार कह रहा कि सर जिस दिन अगर एफर्ट्स लगाई जाएगी ना सही वाली तो बैकलॉग सारा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि बैकलॉग इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि एफर्ट्स नहीं लगाई जाती। अब यहां पर थोड़ा सा और बात करते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यह भी मैं आपको समझा देता हूं। काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट के कारण जो भी एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अभी जो मूवमेंट होता है वो तीन तरह से होता है, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इसको आप अगेन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। राइट? तो मूवमेंट के कारण जो भी एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो, कोई भी अगर फोर्स है तो फोर्स के कारण जो एनर्जी होगी उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर न्यूक्लियर फोर्स है तो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस पेन की जो आप कहते हो ना पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। फर्दर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया था, K Q1 अपॉन R। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। mgh क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डिपेंडिंग अपॉन दी फोर्स के कारण जो भी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे इसको मैं और समझाता हूं आपको, जो बॉन्ड एनर्जी होती है, दो पार्ट एटम्स के बीच में बॉन्ड, कौन सा अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही तो होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है
उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, हाँ या ना। तो वो एक केमिकल बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही है। एक बॉन्ड को जब आप तोड़ते हो, बॉन्ड तोड़ने का मतलब क्या हुआ, दो एटम्स को आप दूर दूर लेके जा रहे हो, दो एटम्स को दूर दूर लेके जा रहे हो, उनके बीच में अट्रैक्शन है, दो पार्टिकल्स अगर उनके बीच में अट्रैक्शन है तो आपको एनर्जी, और उनको आपको दूर दूर लेके जाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे इस पेन को में, पेन और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन है, मुझे इस पेन को अर्थ से दूर लेके जाना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। वो एनर्जी मैं कैसे दे रहा हूं, फोर्स लगा के। तो मैं इस पेन पर क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, जिसके कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जितना भी मैंने वर्क किया है वो किसके बराबर हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब द्रव्य का पूछना है कि सर लेटिस एनर्जी किस में आएगी, खुद सोचो, तुम्हें क्या लगता है लेटिस एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है। डेल्टा एच, सॉरी, लेटिस एनर्जी क्या है, तुम्हें लगता है काइनेटिक है या पोटेंशियल है। यस, लेटिस एनर्जी भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। लेटिस में भी क्या होता है बेटा, केटाइन और एनाइन होता है। केटाइन और एनाइन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अरेंजमेंट को आप लेटिस बोलते हो, क्रिस्टल बोलते हो, और सिंस उनके अरेंजमेंट को आप लेटिस बोलते हो इसीलिए वहां वर्ड क्या आ जाता है, लेटिस एनर्जी आ जाता है। बट है वो भी एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मेनली। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत कम होता है। तो ऐसा नहीं कि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मेनली तब पिक्चर में आता है जब मास बहुत ज्यादा हो, जैसे अर्थ, सन, इसके जिनका मास बहुत ज्यादा है। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका मास बहुत कम होता है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, इसीलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। अब यार क्या बोलूं इनको, कोई नया वर्ड आ जाता है सुन लिया जाता, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। एक चीज क्लियर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, अगर उस फोर्स के कारण जो भी एनर्जी है वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब इतना दिमाग खुद लगाओ, इंजीनियर बनने जा रहे हो, तुम्हें लोगों के काम करने हैं, समझ में आई बात। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारे पास प्रॉब्लम लेके आए और तुम अपनी प्रॉब्लम उससे बता दो कि मैंने पहले ये बता दे ये बता दे। तो अब थोड़ा दिमाग खुद लगा लो, ठीक है। अब इधर उधर की किसी भी पॉइंट का मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर पता क्या है, हर इंसान अपनी एक नई प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है क्लास तो छोड़ दो, ये पढ़ाना छोड़ दो, बस हर एक इंसान की अपनी एक नई प्रॉब्लम, किसी का बैकलॉग, किसी का कुछ और, किसी का कुछ और। बेटा केवल अभी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये पढ़ने आए हैं। तो पहले जो पढ़ने आए हैं उनको इसी से मतलब है, तो मैं उन्हीं की बात करूंगा। जो इधर उधर के कमेंट लिख रहे हैं वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सुनो केवल, ठीक है। अब ये हो गई काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी जो होती ना, आपको काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस, ये नोट करके ये पॉइंट लिख लो अच्छी तरह से, ऑफ ए सब्सटेंस और सिस्टम। सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अगर एक सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा तभी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। या उल्टा भी बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तभी टेम्परेचर चेंज होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। ये कुछ हद तक यस बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी हम बता सकते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी ये चीज हमने बताई थी
कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी किसी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम होता है तो स्पीड कम हो जाती है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस और सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। यहां पर लेट से कंटेनर है जिसमें A प्लस बी C प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है 300 केल्विन लेट से। अब कोई भी जो सिस्टम है उसके अंदर आप कह सकते हो कि दो तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब आप सबको पता है एक रिएक्शन होती तो होता क्या उसके अंदर, कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं तो कुछ बॉन्ड्स वापस बनते हैं, रीअरेंजमेंट ही होता है। कोई एटम थोड़ी ऐसा कि जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है ना कोई एटम क्रिएट होता है, लेकिन होता क्या, कुछ एटम्स टूटते हैं, कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं, कुछ बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स वाली जो एनर्जी होती है, जैसा अभी मैंने बताया, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहां पर हमें पता है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है या तो वो एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट इवॉल्व होती है, उनका क्यू जो हम कहते हैं वो नेगेटिव होता है, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उनका क्यू पॉजिटिव होता है। हाँ या ना? एक्सोथर्मिक का क्यू नेगेटिव, एंडोथर्मिक का क्यू पॉजिटिव। अब यहां पर लेट से मान लो किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्यू -50 किलो जूल है। अगर क्यू -50 किलो जूल है, इसका क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन होने पर सिस्टम हीट लूज कर रहा है। सिस्टम जो है वो हीट लूज कर रहा होगा, एनर्जी लूज कर रहा है। सिस्टम में से कितनी एनर्जी निकल रही है, 50 किलो जूल। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो एनर्जी यहां से निकल रही है, ये कौन सी एनर्जी निकल रही है सिस्टम में से, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो जितनी भी एनर्जी बाहर आ रही है, ये कौन सी एनर्जी है। अगर यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कह सकते हो कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो ये जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका क्यू मान लो पॉजिटिव है, यानी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो आप ये लाइन अब यूज कर सकते हो। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। हाँ, ये तभी वैलिड है। वैसे जितनी भी रिएक्शंस आप और हम स्टडी करते हैं उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज यहां पर देखो, ज्यादा डीप में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन हो सकता है आपके मन में कभी कोई डाउट आए। तो ये जो सारा डिस्कशन हम यहां पर कर रहे हैं, इसमें हमारा कंटेनर जो है वो रेस्ट पर है। कंटेनर मूव नहीं कर रहा है, उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। कंटेनर फिक्स है, उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि जब वो सेंटर ऑफ मास मूव करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। थोड़ा ये स्टेटमेंट हो सकता है आप में से किसी को भी लगे कंफ्यूज, बट जस्ट मैंने आपको ये बताया कि कंटेनर स्टेशनरी होना चाहिए, उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये अच्छी तरह से यहां पर याद रखना। आगे बहुत जगह हम इसको यूज करेंगे। फर्दर आगे बढ़ता हूं। अब याद करो, मैंने आपसे कहा था कि जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है तो चेंज, देखो आप एक सब्सटेंस की एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। इस एनर्जी को हम यहां पर बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इस इंटरनल एनर्जी में चेंज का एक फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, NCV डेल्टा टी या इंटीग्रेशन ऑफ NCV dt।
फिर से वही, अगर ये सीवी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो इसको आप एन सीवी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस not undergoing any chemical and phase change, any chemical and phase change। अगर कोई आइडियल गैस है और उसमें कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, अगर केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी। और यहां पर मैं स्पेशली आपको बता दूं, ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है बहुत बार कि अगर केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? अगर केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? तो और भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, जैसे केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। आई थिंक थोड़ा बहुत शायद आप लोगों को आइडिया होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये आप बोल सकते हो। तो इस तरह के जो भी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सब्सटेंस वही है, लेकिन अगर प्रोसेस में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कह सकते। हाँ, लेकिन यहां से एक चीज समझ में आ रही कि इंटरनल एनर्जी एक आइडियल गैस के लिए, तो ये ध्यान रखना। देखो इस चैप्टर में अभी मैं बात मेनली आइडियल गैस की कर रहा हूं, ये सारा आइडियल गैस के लिए डिस्कशन हो रहा है कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज तभी होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो कह दो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर मैंने मान लिया कि सी अगर टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, बट आपको लगता नहीं सर सी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो फॉर्मूले में फिर पहले उसे पुट करके इंटीग्रेट करना होगा। ये डिफरेंस सिचुएशन पर बेस्ड है, वो आप इतना समझ सकते हो। अगर सीवी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो ये आंसर आ जाएगा, डिपेंड करता है तो आपको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको यहां पर याद रखना है, एन सीवी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी जैसा मैंने पहले भी कहा, एक सिस्टम के अंदर या तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। सी करता है, लेकिन कहीं कहीं हम मान लेते हैं कि सीवी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था कि मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बट किसी क्वेश्चन में हम कांस्टेंट मान लेते हैं, किसी क्वेश्चन में हम वेरिएबल मानते हैं, बट एक्चुअल में तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, देन हमारे पास फाइनली, अब अगर आप देखो तो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताया था, याद है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका फॉर्मूला था डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट? तो डेल्टा यू का फॉर्मूला है एनसीवी डेल्टा टी, वर्क डन का जो फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, और क्यू का फॉर्मूला यहां पर देखिए, मैं एक और चीज बता दूं, ये जो फॉर्मूला है वर्क डन का, ये हमेशा लगता है। डेल्टा यू का फॉर्मूला ये आइडियल गैस के लिए हमेशा लगता है, लेकिन क्यू इक्वल्स टू एनसीडीटी में आपको ये पता होना चाहिए कि सी जो है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है, ये मैंने आपको लिखवाया था। सी उसी प्रोसेस का यूज करोगे जो हो रहा है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सीवी, कांस्टेंट प्रेशर है तो सीपी। अगर सी नहीं पता है तो यहां से आप क्यू नहीं निकाल सकते। अब मैं इसी पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी पर एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, फाइंड हीट ट्रांसफर फॉर 1 मोल आइडियल गैस 1 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस
undergoing a change from 2 liter 300 Kelvin to 4 liter 500 Kelvin against a constant external pressure bar. Against a constant external pressure 10 बार. क्या निकालना है आपको? हीट ट्रांसफर. ध्यान रखना यहां पर लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना. आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. आर की वैल्यू आप सबको पता है जूल में कितनी होती? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. इसको नियर बाई हम राइट नाउ 25/3 लिख सकते हैं, जैसे थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए. और यहां पर एक और चीज बता दूं, आगे चल के हमें कैलोरी में भी जरूरत पड़ेगी. तो अगर कैलोरी में बात करें तो नियर बाई 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. राइट नाउ तो हमें जूल में मतलब है जूल से, तो वो वैल्यूज आप यहां पर यूज कर सकते हो. अब थोड़ा सा सोचो कैसे हम हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करें यहां पर, बिकॉज यहां पर ये तो कहा जा रहा है कि 2 लीटर से 4 लीटर जा रहे हैं, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है. अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ क्या इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में प्रेशर कांस्टेंट है या प्रेशर चेंज हो रहा है? प्रेशर कांस्टेंट है या प्रेशर चेंज हो रहा है? कांस्टेंट है ऐसा? कांस्टेंट नहीं है प्रेशर, प्रेशर चेंज हो रहा है. कैसे पता चलेगा? एक तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. ये एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में लिखा हुआ है, आपने मान लिया इंटरनल. अब प्रेशर इंटरनल कांस्टेंट अगर है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू, या फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए. समझ में आ रही मेरी बात? ये कैसे लिखा मैंने? PV इक्वल्स टू NRT, PNRT. तो यहां से अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये P वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. चेक करो क्या वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है. वॉल्यूम का रेशियो 2 है, टेम्परेचर का रेशियो 2 नहीं है. मतलब आप ये कह सकते हो कि यहां पर P2 अपॉन P1 की वैल्यू सेम नहीं है. चेक ऐसे भी लिख सकते हो T2 अपॉन T1 इंटू V1 अपॉन V2, और ये T2 अपॉन T1 500 अपॉन 300, V1 अपॉन V2 2/4, और ये वैल्यू 1 नहीं है. इसका मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और यहां पर प्रेशर भी चेंज हो रहा है. बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है ना. थोड़ा सा इसको ऐसे समझो. ये क्या किया हमने? एक्सपांशन किया. एक्सपांशन कैसे किया? एक कंटेनर है जिसमें यहां पर ये ब्लॉक्स रखे हुए थे, बाहर से कुछ प्रेशर लग रहा था. अब इनके कारण जो भी प्रेशर लग रहा हो, मैंने अब क्या किया, यहां से एक ब्लॉक हटा दिया. जैसे ही मैंने एक ब्लॉक हटाया, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा, अंदर का प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, लेकिन बाहर का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है भाई. एक बार जैसे ही ब्लॉक हटा, अब बाहर प्रेशर केवल किसके कारण लग रहा है? इसके कारण लग रहा है. बाहर प्रेशर केवल इस ब्लॉक के कारण लग रहा है. तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है बाहर का, लेकिन अंदर का नहीं है. अंदर का कांस्टेंट चेक कर सकते हो. उसके लिए P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 आना चाहिए. तो यहां पर प्रेशर चेंज हो रहा है. अब क्या करें? प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है.
हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है। ये यहां से अब मैं हटा रहा हूं, हमें अब क्या फाइंड आउट करना है यहां पर, क्यू। अब प्रॉब्लम यह है कि क्यू का जो हमारा फॉर्मूला है, या तो क्यू इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी या क्यू इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी। लेकिन एनसीवी डेल्टा टी क्यू का फॉर्मूला तभी यूज होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। एनसीपी डेल्टा टी तभी यूज होता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, वो क्यू के फॉर्मूले थे, लेकिन डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी ये हमेशा यूज होता है भाई, ये हमेशा यूज होता है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, राइट नाउ ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूले तो नहीं लगा सकते, बट डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी लगा सकता हूं। 1 मोल सीवी की वैल्यू मैंने, याद करो लास्ट टाइम आपको बताई थी, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू कितनी होगी बताओ। लास्ट क्लास में एक टेबल बनाई थी, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू 3/2R, और R की वैल्यू याद है कुछ, 3/2R इंटू टेम्परेचर चेंज कितना हो जाएगा 200 केल्विन। 3/2 इंटू 25/3 इंटू 200, ये कैंसिल, ये 100, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई 2500। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई 2500। डेल्टा यू आ गया। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। पी एक्सटर्नल की वैल्यू 10 बार, V2 माइनस V1 4 माइनस 2 बार, 4 माइनस 2 लीटर, बार इंटू लीटर को कन्वर्ट कर सकते हो तो ये 2000 जूल हो जाएगा। 20 बार लीटर को जूल में कन्वर्ट कर दिया, याद है। डन। अब आपको डेल्टा यू पता है, वर्क डन पता है, तो यहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करो। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू। डेल्टा यू की वैल्यू 2500, और वर्क डन माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यह आंसर आ जाएगा 4500। ये एक, जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने लिखे हैं उन सब का एप्लीकेशन है, उन सब का एप्लीकेशन है बेटा। हेलो, वापस देख लेना तुम। यहां पर फिर से एक चीज मैं बता दूं, ये क्वेश्चन तो हो ही गया है, यहां पर जो एक पॉइंट है वो और मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। हर एक फॉर्मूला जो आप लिखोगे, हर एक फॉर्मूला जो आप लिखोगे थोड़ा सा उसके साथ कंडीशंस है कि वो कब यूज होता है कब नहीं होता है। जैसे आइडियल गैस के लिए किस कंडीशन पर यूज होना चाहिए, तो यहां पर उस चीज को मैं वापस से लिख रहा हूं। डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ये कब यूज होगा, फॉर आइडियल गैस undergoing any change except chemical and phase change, except
केमिकल एंड फेस, इसके अलावा कुछ भी हो रहा हो ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन Q इक्वल्स टू एन सी वी डी टी, ये फॉर्मूला फॉर ए सब्सटेंस undergoing a change at constant volume undergoing a change at constant volume, but change should not be chemical and phase change, केमिकल और फेज चेंज, केमिकल और फेज चेंज नहीं होना चाहिए। उसी तरह से Q इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी फॉर ए सब्सटेंस अंडरगोइंग ए चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर से वही लाइन लिख देना, लेकिन केमिकल और फेस चेंज नहीं होना चाहिए, केमिकल और फेस चेंज नहीं होना चाहिए। और वर्क डन का जो ये फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी इज ऑलवेज एप्लीकेबल, हमेशा एप्लीकेबल होगा। अभी थोड़ा सा आपको ये अजीब लग रहा होगा कि मैं फॉर्मूला लिख के साथ में कंडीशन बता रहा हूं, लेकिन जब हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एक्चुअली क्या था देखो, इसको डिटेल में अगर हमें इस चैप्टर को पढ़ना ना तो 20 लेक्चर 22 लेक्चर लगते हैं, इतना बड़ा ये चैप्टर है। केवल थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री मिला दो तो 25-26 लेक्चर, तो काफी बड़ा चैप्टर है, तब जाके ये सारी चीजें निकल के आती है। वो हम करेंगे सब, तब इन सब के अपने आप आपको एक्सप्लेनेशन पता चल जाएंगे, आप सबको आपको सब अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन क्यों आ रही है। इन सबको हम डिराइव करेंगे, लेकिन उन सब में टाइम लगता है। हाँ, कह सकते हो कि वापस वही सेंटेंस मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, बट याद दिला रहा हूं आपको कि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब हम पढ़ेंगे ना तो इन सब का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सब मजा आएगा। अभी थोड़ा अजीब लगेगा, सर फॉर्मूले लिखवा रहे हैं, कंडीशन लिखवा रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा इतना, बट नेक्स्ट ईयर आपको मजा आएगा क्योंकि इन सब का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलेगा। आप देखना 12th में ये जो चैप्टर अभी मैंने पढ़ाया था, जो स्टॉल 12th में था, उसमें अराउंड 20 लेक्चर्स लगे थे। थर्मोडायनेमिक्स इंडिपेंडेंट चैप्टर ही मान लो, तो इज ऑलवेज एप्लीकेबल। यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो भी बता देता हूं। स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज स्टेट वेरिएबल? ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि एक सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती, प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करती, विच डिपेंड्स ओनली ऑन present state of system is called present state of system and is independent of process oblique path used to achieve the present state of the
सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टी विच जो कि सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करती, वो इस पर नहीं डिपेंड करती कि आपने उस स्टेट को कैसे अचीव किया है, उस पर डिपेंड नहीं करती। जैसे समझाता हूं इस चीज को, दो परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टेट वेरिएबल के, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आपको पता है ये स्टेट वेरिएबल है या स्टेट फंक्शन भी बोल सकते हो, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। कैसे ये स्टेट वेरिएबल है, कैसे स्टेट फंक्शन है, वो बताता हूं। सपोज करो आप दिल्ली से कोटा आते हो, या मान लो आप जयपुर से कोटा आते हो, या मान लो आप मुंबई से कोटा आते हो। आप चाहे दिल्ली से कोटा हो, चाहे जयपुर से कोटा हो, चाहे मुंबई से कोटा हो, अगर आप कोटा में आए हो तो आपका जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा वो वही होगा। ये नहीं कि सर मैं दिल्ली से आया हूं तो कुछ अलग होगा, या मुंबई से आया हूं तो कुछ अलग होगा, जयपुर से आया हूं तो कुछ और होगा, या कोई कह देगा नहीं सर मैं तो यूएस से आया हूं तो मेरा लेटीट्यूड तो थोड़ा ऊपर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। या कोई ये कह दे नहीं सर, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स कोटा आते हैं जैसे आप सबको पता ही है, तो कोई कह सकता है कि नहीं सर ये तो देखो सर बस से आया है, ये ट्रेन से आया है, सर मैं तो फ्लाइट लेके आया हूं तो मेरा लेटीट्यूड तो थोड़ा ऊपर होगा इन सब से। भाई आप कैसे भी कोटा में आए हो, किसी भी रास्ते से आए हो, किसी भी जगह से आए हो, आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, आप किस पाथ से आए हो, आप किस प्रोसेस से आए हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कोटा में हो तो राइट नाउ आपका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वही होगा, वो फिक्स है, वो आपकी प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, वो आपकी इनिशियल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता कि आपको जयपुर से आ रहे हो या दिल्ली से आ रहे हो या मुंबई से आ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लेट्स से जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, या यहां पर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ मेरा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, तो क्या आप मुझसे ये पूछोगे नहीं सर पहले आप बताओ आप कहां से आए हो, तब बताएंगे लेटीट्यूड क्या है लॉन्गिट्यूड क्या है। या किस रास्ते से आए हो, या आप कार से आए हो, पैदल आए हो, कैसे आए हो, ऐसे पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे। क्यों? क्योंकि उस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आप मेरी इनिशियल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल स्टेट, डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल स्टेट, राइट। सिमिलरली लेट्स से ये एक P वर्सेस V का कर्व है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। तो यहां पर लेट्स से प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर है, इस पॉइंट का वॉल्यूम है 2 एटमॉस्फेयर, ये A पॉइंट है कोई। अब अगर आप इस A पॉइंट पर यहां से आ रहे हो, यहां से आ रहे हो, यहां से आ रहे हो, या इस पाथ से आ रहे हो, किसी और पाथ से आ रहे हो, अगर आप A पॉइंट पर आते हो तो प्रेशर 3 और वॉल्यूम 2 ही होगा यार। प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 2 लीटर। ऐसे थोड़ी कि यहां से A पॉइंट पर आओगे तो प्रेशर कुछ और होगा और यहां से A पॉइंट पर आओगे तो प्रेशर कुछ और होगा। अगर आप A पॉइंट पर आए हो, अगर आप कोटा में आए हो, आपका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वही होगा। तो अगर आप A पॉइंट पर आए हो तो आपका प्रेशर वॉल्यूम 3 और 2 ही होगा। अगर इस पॉइंट पर आ रहे हो, चाहे यहां से आओ, चाहे यहां से आओ, किसी भी पाथ से आओ, वही होगा। दैट मीन्स यहां से आप ये कह सकते हो कि इस पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम तो फिक्स है, उसको आपकी इनिशियल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, आप किस रास्ते से आ रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम, इसी तरह से टेम्परेचर के लिए भी आप प्रूव कर सकते हो। टेम्परेचर आर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और भी बहुत सारी टर्म्स है, आर स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, आर स्टेट वेरिएबल। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी कह सकते हो कि ये स्टेट फंक्शन है या स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह से पीटी का कर्व भी आप बना सकते हो। तो ये तो बात हो गई स्टेट वेरिएबल की।
प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब स्टेट वेरिएबल है। अभी सब आएगा बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा। और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी वो भी केवल किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। तो अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर फिक्स है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी फिक्स होगी। तो यहां पर ये भी कह सकते हो इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो ए स्टेट वेरिएबल या फंक्शन, कुछ भी वर्ड यूज कर लो, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। यू इज इंटरनल एनर्जी। अब यहीं पर एक पॉइंट और आता है, ये तो था स्टेट फंक्शन, मैं दोनों ही वर्ड यूज कर सकता हूं। अब एक टर्म और आती, चेंज इन स्टेट फंक्शन। चेंज इन स्टेट फंक्शन, जैसे मैं आपको बताऊं टी क्या है? टेम्परेचर। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टी, तो आंसर इज टेम्परेचर। तो डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। इसे आप टेम्परेचर बोलोगे, तो इसे क्या बोलोगे? चेंज इन टेम्परेचर बोलोगे। चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो जो टी है वो स्टेट फंक्शन है। टी इज स्टेट फंक्शन। इस डेल्टा टी को हम क्या बोलेंगे पता है? चेंज इन स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन में चेंज है, चेंज इन स्टेट फंक्शन। अब लेट से हम कोटा से जयपुर जा रहे हैं, हम कोटा से जयपुर जा रहे हैं, तो जो लेटीट्यूड है उसमें जो चेंज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो किस पर डिपेंड करेगा? लेटीट्यूड एट जयपुर और लेटीट्यूड एट कोटा, उन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वही आंसर होगा। कोटा से जयपुर में जा रहा हूं तो चेंज इन लेटीट्यूड अगर निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? जयपुर का लेटीट्यूड, कोटा का लेटीट्यूड, उसका डिफरेंस निकाल लो, राइट। तो चेंज इन लेटीट्यूड मतलब चेंज इन स्टेट फंक्शन, ये किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर। इनिशियल एंड फाइनल। जबकि जो स्टेट फंक्शन होता है वो फाइनल मतलब प्रेजेंट स्टेट पर, फाइनल भी बोल सकते हो या प्रेजेंट भी बोल सकते हो, जो राइट नाउ है उस पर। तो जो स्टेट फंक्शन होता है वो तो आपकी प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करता है, मतलब राइट नाउ जो है। लेकिन जो चेंज इन स्टेट फंक्शन होता है वो इनिशियल और फाइनल दोनों पर डिपेंड करता है। वो इनिशियल और फाइनल दोनों पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, अगर मैं कोटा से जयपुर जा रहा हूं तो क्या चेंज इन लेटीट्यूड इस पर भी डिपेंड करता है कि मैं किस रास्ते से जा रहा हूं? अगर मैं डायरेक्ट जा रहा हूं, पहले दिल्ली चला गया, दिल्ली से फिर जयपुर जाता हूं, या पहले मुंबई जाके फिर जयपुर जाता हूं, तो क्या चेंज इन लेटीट्यूड पाथ पर डिपेंड करेगा क्या? रास्ते पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। तो जो चेंज इन स्टेट फंक्शन होता है ये पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। क्या आप किस पाथ से जा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट ये जो स्टेट फंक्शन होता है ये भी पाथ के इंडिपेंडेंट है। आप इस ए पॉइंट पर यहां से आ रहे हो, 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 कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों ही टर्म ये भी पाथ इंडिपेंडेंट है, दोनों ही पाथ इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो स्टेट फंक्शन होता है वो केवल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, और जो चेंज इन स्टेट फंक्शन होता है वो इनिशियल और फाइनल दोनों पर डिपेंड करता है। तो डिफरेंस एक जगह है, बस छोटा सा डिफरेंस केवल एक जगह है कि जो चेंज इन स्टेट फंक्शन है वो इनिशियल और फाइनल दोनों पर डिपेंड करता है, जबकि स्टेट फंक्शन केवल प्रेजेंट यानी फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। लेकिन ये दोनों ही पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं। अब यहां से मैं क्या समझाना चाहता हूं कि जो चेंज इन लेटीट्यूड है, चेंज इन लेटीट्यूड विच इज
चेंज इन स्टेट फंक्शन वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। अब एक और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से मैं कोटा से जयपुर जा रहा हूं, एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक टर्म में यूज कर रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड और दूसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट, दूसरी टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको पता है, कोटा से जयपुर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ के इंडिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट। ये पाथ पर डिपेंड करता है। बिल्कुल आयुष सही कहा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो पाथ पर डिपेंड करेगी। अगर मैं दिल्ली होते हुए जयपुर जा रहा हूं और एक मुंबई होते हुए जयपुर जा रहा हूं तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो तो अलग अलग होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे दिल्ली होते हुए जयपुर जाऊं चाहे मुंबई होते हुए जयपुर जाऊं, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो उतना ही होगा। या यूं कह दो चेंज इन लेटीट्यूड जो होगा वो भी पाथ के इंडिपेंडेंट है, वो भी पाथ के इंडिपेंडेंट है। तो जो स्टेट फंक्शन में चेंज होता है, लेटीट्यूड एक स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन में जो चेंज होता है, चेंज इन स्टेट फंक्शन, वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट, यहां का प्रेशर 2, यहां का प्रेशर 3, राइट। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं ए से बी पॉइंट पर जा रहा हूं, बताओ प्रेशर में चेंज कितना होगा। अगर मैं ए से बी पॉइंट पर जा रहा हूं तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा। वन। क्या ये पाथ पर डिपेंड करेगा, क्या ये पाथ पर डिपेंड करेगा क्या। अगर मैं इस पाथ से जाता हूं या इस पाथ से जाता हूं या इस पाथ से जाता हूं, क्या ये पाथ पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। किसी भी पाथ से जाओ, मतलब चेंज इन प्रेशर जो है वो पाथ के इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है। इस पॉइंट का प्रेशर फिक्स है, इस पॉइंट का प्रेशर फिक्स है, वो चेंज ही नहीं होगा। तो सिंस प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है तो चेंज इन प्रेशर पाथ के इंडिपेंडेंट है। तो डेल्टा पी, डेल डेल्टा पी, डेल्टा टी, डेल्टा वी, डेल्टा यू, ये सब पाथ इंडिपेंडेंट है। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा कौन पाथ पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दो पैरामीटर ऐसे हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क आर पाथ डिपेंडेंट, लेकिन इसको अभी नहीं समझाऊंगा मैं, बाद में। आर पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। बस अभी आप लिख लो इन दोनों को। अगर आप अलग अलग पाथ से जा रहे हो तो हीट भी पाथ पर डिपेंड करेगा, वर्क भी पाथ पर डिपेंड करेगा, लेकिन डेल्टा यू, डेल्टा टी, डेल्टा पी ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं।
देखो ये सब अभी शॉर्ट में कर रहे हैं तो अजीब है, बाकी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये पाथ के इंडिपेंडेंट और ये दोनों टर्म, ये कुछ समझाया नहीं मैंने, ये ऐसे ही लिखवा दिया, ये मैंने ऐसे ही लिखवा दिया। हाँ ये मैंने आपको समझाया है क्योंकि ये सब स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन में चेंज जो है वो पाथ के इंडिपेंडेंट है। ट्वेल्थ में पूरा स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे बेटा। शॉर्ट में भी टाइम तो लग सकता है इसमें। देव अभी इस तरह के क्वेश्चन मत पूछो, जो बता रहा हूं बस वो सुनते रहो, ठीक है। तो इन पर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो फॉर्मूले मैंने यहां पर लिखवाए हैं इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहीं पर एक और टर्म में बताना चाहता हूं, एंथैल्पी। एक वर्ड और यूज होता है एंथैल्पी, जिसको हम एच से लिखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो टर्म है ये, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो सर एंथैल्पी क्या है, तो आप इसका फील नहीं ले सकते। जैसे इंटरनल एनर्जी की बात आती तो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन कोई पूछे एंथैल्पी क्या, तो कोई फील नहीं है। ये टर्म ऑन पेपर डिफाइन की गई, कैसे, तो एक टर्म U प्लस पीवी, मैथमेटिकली हमने U प्लस पीवी लिखा और U प्लस पीवी को क्या कह दिया, H। आप इस तरह से आपकी इच्छा हो तो आप भी बहुत सारी टर्म डिफाइन कर सकते हो। आपका मन करा सर मैं एक नई टर्म डिफाइन कर दूं U माइनस पीवी, तो कर सकते हो। U माइनस पीवी, U मल्टी, ऐसी एक कोई और टर्म डिफाइन कर दो। आपका मन करा तो U इंटू पी इंटू वी, ऐसी एक और नई टर्म डिफाइन कर दो। इसकी ऐसी बहुत सारी टर्म्स आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उनमें से कुछ यूजफुल होगी, कुछ यूजलेस होगी। तो यहां पर एक टर्म हमने डिफाइन कर दी। फिर से मैंने अभी यही चीज बोली, देव वही पूछा सर एंथैल्पी का मतलब क्या है। बेटा मैथमेटिकली बोल सकता हूं, कोई लैंग्वेज में नहीं बोल सकता। एंथैल्पी में एनर्जी वाली एक टर्म तो है ही है, नो डाउट, बट उसके अलावा P इंटू वी है, तो ये मैथमेटिकल टर्म है। इट इज मैथमेटिकल टर्म, फील नहीं ला सकते तुम, क्यों सर एंथैल्पी ये नहीं, बस ऐसे लिख सकते हो। कोई आपसे पूछे व्हाट इज एंथैल्पी, तो आंसर इज U प्लस पीवी, आंसर यही देना पड़ेगा। और अगर तुम्हें लग रहा है सर फील आ रहा है, कहीं से मुझे किसी ने समझाया तब फील आ गया, तो वो गलत आ रहा है। एंथैल्पी को अगर फील कर लिया तुम्हें तो वो गलत है। तो व्हाट इज एंथैल्पी, U प्लस पीवी। इसका यूज क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसका यूज जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इस यहां पर फॉर ए चेंज, अगर आप कोई चेंज कर रहे हो, चेंज मतलब कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डी एच इक्वस टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी एच इसको डी यू पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है। नाउ डी यू को मैं फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकता हूं, क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी यू की जगह क्या लिख लिया, क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब एक कंडीशन यहां पर मैं डाल रहा हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, मान लो जो भी आप चेंज कर रहे हो उसमें प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो यहां पर ऐसे कहने से प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो जाता। एक कंटेनर का ऐसा भी होता है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एक और कंटेनर ऐसा भी होता है जिसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब कंटेनर में सारी इस तरह की वॉल्स होनी चाहिए, जैसे आपके कमरा है वो एक,
उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन अगर किसी कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है तो ये पिस्टन क्या करता है, हमेशा अंदर के प्रेशर को बाहर के प्रेशर के बराबर रखता है। पी एक्सटर्नल को किसके बराबर रखेगा, पी इंटरनल के बराबर। जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा पिस्टन ऊपर जाएगा ताकि अंदर का प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो पिस्टन जो है हमेशा अंदर के प्रेशर को कांस्टेंट रखता है। यहां पर हम मान रहे हैं कि पिस्टन मासलेस है, जो पिस्टन है वो मासलेस है। अगर किसी को लगता नहीं सर पिस्टन का भी तो प्रेशर होता है, तो उसके प्रेशर को भी आप एक्सटर्नल प्रेशर में काउंट कर लो। उसके प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर में काउंट करके फिर पिस्टन को क्या मान लो, मासलेस। तो एक जब भी कहीं ये वर्ड आए एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कंटेनर में क्या लगा होना चाहिए, पिस्टन लगा होना चाहिए। और वो पिस्टन जो है वो क्या रखेगा, अंदर के प्रेशर को हमेशा किसके बराबर रखेगा, बाहर के प्रेशर के बराबर। तो पी एक्सटर्नल पी के बराबर होगा और वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, तो माइनस पी एक्सटर्नल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस पी डीवी, माइनस पी डीवी लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब वर्क डन यहां पर मैं ये वैल्यूज पुट करूं तो डी एच इक्वल्स टू क्यू, और अब मैं इस W की जगह क्या पुट कर सकता हूं, माइनस पी डीवी। W की जगह क्या पुट कर सकता हूं, माइनस पी डीवी प्लस पी डीवी प्लस VdP। ये दोनों टर्म क्या हो गई, कैंसिल। और कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर अगर है इसका मतलब डीपी क्या हो गया, जीरो। प्रेशर ही कांस्टेंट है तो प्रेशर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो बचा क्या यहां पर, डी एच इक्वल्स टू क्यू। मतलब सिंस ये कब आया, ये कंडीशन कब आई, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस क्यू को हम ऐसे लिख देते हैं क्यूपी, इस क्यू को हम ऐसे लिख देते हैं क्यूपी। मतलब यह हुआ कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, तो जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। यहां पर फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, Q प्लस W। और अगर मैं यहां पर कंडीशन डाल दूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप सबको पता है वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो। तो du इक्वल्स टू क्या आता है, QV। du इक्वल्स टू क्या आ जाता है, QV। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी भी हीट ट्रांसफर हो रही है उसे आप क्या कह सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें जितनी भी हीट ट्रांसफर होगी वो क्या हो जाती है, चेंज इन एंथैल्पी। ये बेसिकली एंथैल्पी का ऑब्जेक्टिव है कि इसको हम किसके बराबर कर पा रहे हैं, क्यू के बराबर। अब शायद आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, पता आप डेल्टा एच को हमेशा हीट बोल देते हो। डेल्टा एच क्या है सर, हीट इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप क्या बोलते हो, डेल्टा एच नेगेटिव। क्यों डेल्टा एच नेगेटिव है, तो एक्सोथर्मिक है, बिकॉज डेल्टा एच नेगेटिव है तो क्यू भी नेगेटिव होगा। लेकिन वो सारी रिएक्शंस जो आप स्टडी करते हो, वो सारी रिएक्शंस जो आप स्टडी करते हो वो सब कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। अब अगर मैं आपको कह दूं किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच माइनस 50 किलो जूल है, माइनस 50 किलो जूल, तो आप इसे और क्या बोल सकते हो, हीट। लेकिन इसको हीट तभी बोलोगे जब वो केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। यानी डेल्टा एच को आप क्यू के बराबर बोल सकते हो या क्यू को डेल्टा एच के बराबर बोल सकते हो अगर प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो डेल्टा एच की वैल्यू कुछ और होगी और हीट की वैल्यू कुछ और होगी। हाँ, यहां पर थोड़ा सा लगेगा किसी को, सर इसका मतलब तो एंथैल्पी तो हीट ही होगी। देखो ये पहली चीज एंथैल्पी नहीं है, ये जो आया वो चेंज इन एंथैल्पी है। और चेंज इन एंथैल्पी राइट नाउ हीट के बराबर हो रही है, लेकिन हमेशा नहीं होगी, हमेशा नहीं होगी। कब होगी, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में थोड़ा फील आ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इट इज, तो यहां पर अब ये चीज बहुत जगह यूज होती है
कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इसको मैं लैंग्वेज में भी लिख सकता हूं, डेल्टा यू या एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q इक्वल्स टू डेल्टा यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या इसको ऐसे लिखें, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिख देता हूं QV इक्वल्स टू डेल्टा यू, और हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर QP इक्वल्स टू डेल्टा H। वनराज बेटा केवल लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स सुनो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना तुम्हें। लेक्चर्स देखते जाओ, सुनते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट ट्रांसफर होती है वो डेल्टा यू, कांस्टेंट प्रेशर पर जो होती है डेल्टा एच। तो यहां से आप, हाँ बिल्कुल, एक कुछ सिचुएशन पे डेल्टा एच को हीट बोल सकते हो, बट कहीं पर Q डेल्टा एच के बराबर है, कहीं पर Q डेल्टा यू के बराबर है। यहां पर Q चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहां पर Q चेंज इन एंथैल्पी। फील आएगा भी नहीं बेटा कार्तिक, अगर फील आ गया तो एंथैल्पी का गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब यहां पर ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन बहुत सारे क्या आते हैं वो मैं आपको बता दूं। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था H इक्वल्स टू यू प्लस पीवी, फिर मैंने लिखा था डेल्टा H इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, DH इक्वल्स टू डी यू प्लस डी ऑफ पीवी, और इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। और डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा यू, डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा T क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा यू क्या है, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो यहां से इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, P2V2 माइनस P1V1। अगर कहीं पर भी आपको डेल्टा यू पता है तो यहां से आप डेल्टा H निकाल सकते हो, डेल्टा H पता है तो डेल्टा यू निकाल सकते हो। डेल्टा H से डेल्टा यू, डेल्टा यू से डेल्टा H। गुंजन आपने शीट सारी सॉल्व कर ली जो मैंने आपको दी थी अभी तक। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बीच बीच में कोई भी यहां पर कुछ भी कमेंट लिख सकता है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी तकलीफ यही है, पता नहीं इनको ऐसा लग, क्लास में ऐसे ही करते हो क्या, स्कूल में ऐसे ही करता है, टीचर पढ़ा रहा और खड़ से बीच में ही बोल सकते हो कि सर क्या आप ये वाला चैप्टर पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे। हाँ ऐसे यही सीखा। या घर पर मान लो पापा किसी से बात कर रहे हैं, कोई गेस्ट आए हुए हैं, आप बीच में जाके पूछोगे कि कल आप मुझे स्कूल में ये खाने दोगे या नहीं दोगे, क्या आप मुझे कल स्कूल में समोसा खाने दोगे, आप 10 रुपए दोगे या नहीं दोगे, है। या 10 लोग कहीं बात कर रहे हैं, कोई मीटिंग चल रही है और आप वहां जाकर घुस जाओगे और पूछोगे नहीं सर पहले मेरी बात का जवाब दो। तो यहां ऑनलाइन है, क्या फर्क पड़ता, लिखते जाओ लिखते जाओ, कुछ भी लिखते जाओ। अब एक और भाई साहब आए हैं, समर्थ, पीरियोडिक टेबल कैसे याद करें। ऐसे ऐसा क्वेश्चन पूछो तुम थोड़ा सा मुझे, सर हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे करें।
किडनी को कैसे निकालें? हाँ, किडनी कैसे निकाली जाती है? बोलो। नहीं, ये भी पूछो मेरे से। हेलो कह रहा सर, इसमें क्या है? चाकू लो, घुसाओ, 3-4 बार इधर उधर करो, निकल जाएगी। और कोई तरीका बना बिना चाकू के निकालनी हो तो? और कोई तरीका तो नहीं है ना? वैक्यूम क्लीनर से भी खींच सकते हैं क्या? कोई कह रहा हाँ सर, वैक्यूम क्लीनर से खींच लो एकदम। भाई थोड़ा तो कंट्रोल करा करो यार। इतने हर थोड़ी देर में तो वापस, क्या ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है? क्या मेरा बैकलॉग है तो मैं ये टॉपिक पढ़ सकता हूं? हर क्लास के स्टार्टिंग में सबसे पहले तो यही कमेंट आएंगे, इज दिस चैप्टर इंडिपेंडेंट? बैकलॉग कैसे क्लियर करूं? मेरा आइनिक नहीं हुआ तो ये चैप्टर अटेंड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? आज मेरी पहली लाइव क्लास है। देखो, मेनली आपको ब्रेक जो मिलेगा फेब्रवरी मार्च, स्पेशली मार्च में ब्रेक अच्छा खासा मिलेगा। फेब्रवरी में भी रिवीजन होगा, एग्जैक्ट प्लानिंग मिल जाएगी, बट हाँ, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में वापस क्लासेस स्टार्ट होगी, उससे पहले आपको ब्रेक मिलेगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? अगर डेल्टा एच पता है तो डेल्टा यू निकाल सकते हैं। और फर्दर इसी को अगर मैं रीअरेंज करता हूं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी फॉर एन आइडियल गैस, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी की जगह क्या लिख सकते हैं? एनआरटी। और अगर कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज, तो यहां पर आप इस एन को कांस्टेंट मान सकते हो। अगर केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो सब्सटेंस के मोल्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। मोल्स कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि ना तो केमिकल चेंज हो रहा है ना फेस चेंज हो रहा है, तो सब्सटेंस के जितने मोल्स है उतने ही रहेंगे। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं? एन आर डेल्टा टी। और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। यहां पर यह आ गया एन आर डेल्टा टी, तो यहां से एन सी वी प्लस आर इंटू डेल्टा टी। और सी वी प्लस आर को अब मैं क्या लिख सकता हूं? डेल एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा एच का भी एक फॉर्मूला आ गया, एन सी पी डेल्टा टी। जैसे डेल्टा यू का एक फॉर्मूला था उसी तरह से डेल्टा एच का भी एक फॉर्मूला आ गया। तो यहां पर डेल्टा एच का भी कुछ फॉर्मूले आ गए हैं। डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू से डेल्टा एच निकाल सकते हैं। तो
इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम यहां पर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहां पर रिलेट किए जा सकते हैं, लेकिन इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर मैंने क्या माना, फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडर गोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज। तो अगर केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो आप एन को कांस्टेंट मान सकते हो। बट फॉर केमिकल एंड फेस चेंज, अगर केमिकल एंड फेस चेंज हो रहा है तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं रहेंगे, फिर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर अब की बार डेल्टा एन आएगा आर टी। डेल्टा एन क्या है, यहां पर चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस। तो चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस के कारण यहां पर क्या लिख दिया जाता है, डेल्टा एन जी, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन केवल किसके लिए यूज होती है, गैसेस के लिए। तो यहां पर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जहां पर डेल्टा एन जी क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। कैसे निकलेगा ये चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, जैसे H2O लिक्विड से H2O गैस। अगर ये कोई केमिकल रिएक्शन है तो इस रिएक्शन के होने पर डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि यहां पर ये तो लिक्विड है। तो रिएक्शन होने पर क्या हो रहा है, अगर एक मोल H2O एक मोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो गैसेस के मोल्स पहले तो नहीं थे, रिएक्शन होने के बाद एक मोल गैस बना, तो यहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसको आप ऐसे सोच लो, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट केवल किसके कंसीडर करने हैं, गैसेस के, लिक्विड के कंसीडर नहीं करने, क्योंकि गैसेस के मोल्स में कितना चेंज हुआ है तो लिक्विड और सॉलिड के मोल से कोई मतलब नहीं है। यस, यहां पर हमने माना है, ये जो बात हो रही है उसमें टेम्परेचर जो है बिल्कुल रुद्रा ने सही कहा, कांस्टेंट है। जैसे एक को रिएक्शन लिखता हूं मैं, NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2। अगर मैं आपसे पूछूं इसका डेल्टा एन जी क्या होगा, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या होगा, हाँ बिल्कुल, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले में भी हमने ये लिखा था, तो वहां से इस चीज को कॉपी कर सकते हो, ये ज्यादा अच्छा है, मुझे याद आ गया। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डेल्टा एन जी वाली टर्म आई थी, वहां पर भी इसी तरह के केसेस थे। तो यहां पर डेल्टा एन जी क्या होगा, 1 प्लस 3 माइनस 2 विच इज 2। तो एक केमिकल रिएक्शन का आप डेल्टा एन जी निकाल सकते हो। और जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हो ना, तो उन सभी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये थोड़े बहुत फॉर्मूले देखो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में कोई बहुत अच्छी तरह से नहीं दे रखा है, मैं आपको बता दूं। एनसीईआरटी में ठीक ठाक कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जेई मेंस और जेई एडवांस करना चाहो, थर्मोडायनेमिक्स में स्पेशली, तो कुछ भी नहीं होगा। एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं दे रखा है, थर्मोडायनेमिक्स की स्पेशली मैं बात करूं, इवन आयनिक में भी कुछ नहीं दे रखा है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बट मेरा भी टारगेट है कि थोड़ा बहुत 11th में अगर स्कूल में कुछ पूछा जाए तो वो काम हो जाए आपका। तो इसलिए मैं कुछ कुछ फॉर्मूले जो आपको बता रहा हूं, और फ्रेंकली स्पीकिंग ये सब ट्रेलर है। एग्जैक्टली जब हम करेंगे तो केसेस भी ज्यादा होंगे, लेकिन चीजें और अच्छी तरह से समझ में आएगी। नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होंगे, लेकिन वहां पर आपको समझ में भी ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां पर हम सब कुछ धीरे धीरे डिटेल में करेंगे। यहां पर अभी मैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेनली वो सारी चीजें बता रहा हूं। तो एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला हमने यहां से डिराइव कर दिया। क्वेश्चन एक बताता हूं, यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड डेल्टा यू for the given reaction। रिएक्शन क्या है, H2O लिक्विड से H2O गैस, और इसका डेल्टा H दे रखा है -40। मैं इसको थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए चेंज कर रहा हूं।
चलो 40 किलो जूल पर मोल। निकालना क्या है आपको, डेल्टा यू, और ये जो डेटा दे रखा है एट 300 केल्विन और ये भी एट 300 केल्विन। आर की वैल्यू सबको पता है 25/3 यूज कर लेना, जूल पर केल्विन पर मोल। निकालना क्या है आपको, डेल्टा यू, दे क्या रखा है डेल्टा एच, टेम्परेचर दे रखा है। अब यहां पर दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, लेकिन उसके लिए प्रेशर वॉल्यूम गिवन होना चाहिए। अगर प्रेशर वॉल्यूम दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। जिसके अकॉर्डिंग डेटा दे रखा है वो वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। राइट नाउ P1 P2 नहीं दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। बताइए क्या आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं। डेल्टा एनजी की वैल्यू जैसा अभी मैंने लिखा कितनी आ जाएगी 1, तो डेल्टा एच माइनस, या सॉरी ये माइनस, चलो वैसे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये माइनस में नहीं होता। एक काम करेंगे, थोड़ा कभी पढ़ोगे तो अजीब सा लगेगा। अब बताओ आंसर, माइनस नहीं वो प्लस है, वापस से लिख दो। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा लेकिन वो प्लस ही लिखो, माइनस नहीं है। बट ध्यान रखना प्लस 40 किलो जूल है, किलो जूल है, ध्यान रखना। बताइए। तो 40 किलो जूल, डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एन जी 1, आर की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर 300, लेकिन यहां पर ये जो डेटा है वो जूल में है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ये 100, तो ये वैल्यू आ जाती यहां पर डेल्टा यू प्लस 2.5 और इधर 40, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू 37.5। आंसर इज 37.5 किलो जूल में। बिल्कुल सही, 37.5 आंसर। किलो जूल में लिखोगे तो 37.5, जूल में लिखोगे तो 37,500 जूल। तो देखो इस तरह का, ये इसी तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, तो मेरा टारगेट यही था कि उस तरह के कुछ क्वेश्चंस हो जाए जिससे यहां पर हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं, आज के लिए यहीं तक। ज्यादा होमवर्क मैं यहां पर नहीं दे रहा हूं आपको।
आप एक काम कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, बट अभी पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत ही पढ़ पाओगे, और मेन टारगेट अभी हमारा एनसीईआरटी का ही है ना। अभी नहीं दूंगा मैं शीट में से, शीट हम अलग से ही करेंगे बाद में जब करेंगे तब। तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, बट पूरी मत पढ़ना, जब पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ कहां तक हमने किया हुआ है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, वही टारगेट है अभी हमारा, ठीक है। और उसके अलावा कोई होमवर्क नहीं है, बिल्कुल रिवीजन होगा इसके बाद। देखो 11th का एक बार रिवीजन आपका पूरा होगा रिवीजन में, लेकिन मैं आपको बता दूं रिवीजन में ऐसा नहीं होगा कि मैं आऊंगा और फिर से आपको वापस चैप्टर्स पढ़ाने लगूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मैं बता दूं रिवीजन कैसे होता है। रिवीजन में ये होगा कि आपको टारगेट दिया जाएगा कि यार एक काम करो, ये 4 दिन 5 दिन में आपको इस चैप्टर के नोट्स पढ़ने हैं, शीट में से ये क्वेश्चंस आपको फिर से करने हैं, वो क्वेश्चंस आप करके आओगे, नोट्स पढ़ के आओगे, फिर हमारी एक क्लास होगी, उस क्लास में जो क्वेश्चंस आपने किए उसमें कुछ डाउट्स है तो वो वापस पूछ सकते हो, या कोई छोटा मोटा पॉइंट थ्योरी में है वो आप पूछ सकते हो। वहां ऐसा नहीं होता रिवीजन क्लास में कि सर आप वापस से एक काम करो आइडियल केस समझा दो, बेटा शॉर्ट में कुछ भी नहीं होता। अगर मुझे आपको आइडियल केस समझाना है तो पूरे लेक्चर चाहिए जितने पहले थे। तो रिवीजन क्या होता है, रिवीजन का मतलब आप पढ़ के आओगे। हाँ उसमें क्या होता है, बहुत बार आपने पहले पढ़ा, एक चीज पहले समझ में आ गई थी, लेकिन क्या होता है सर भूल गया टाइम के साथ, ये क्वेश्चन पहले तो हो गया था लेकिन अब भूल गया, तो वो चीजें आप वापस से पूछ सकते हो। लेकिन ये नहीं कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम समझा दो, पूरा चैप्टर समझा दो। बहुतों के दिमाग में ये होता है रिवीजन को लेके, ऐसा नहीं हो सकता, और ना कहीं होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा ना तो हो सकता है, ना कहीं होता है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि मैं आपका पूरा कोर्स रिवाइज करवाऊंगा, गलत है। हाँ हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, टाइम लगता है। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम को जब आप पढ़ना चाहते हो तो पूरा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन तो क्या होता है, जब आप एक बार पढ़ चुके हो उसको फटाफट फटाफट गो थ्रू कर लो, उसमें कोई डाउट आता है तो वो आप फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। बाय बाय।